देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में इलस नंबर 7 करते हैं, जिसमें हमने स्टॉक रिजर्व के पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। और स्टॉक रिजर्व को जितना आपने लास्ट क्लास में सुना था, उस क्वेश्चन के अंदर इलस 6 था या 4 था, मुझे ध्यान नहीं है, उसके अंदर पॉइंट था स्टॉक रिजर्व का, लेकिन उसमें मैंने ज्यादा बात करी नहीं थी। अब मैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, पीके लिमिटेड के 3 डिपार्टमेंट है, एबीसी, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तीनों डिपार्टमेंट का, हमने लिख दिया 3000, 4000 और 6000 रुपए। कंजप्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, हम मटेरियल का जो यूज करते हैं, देखो यहाँ पे परचेज भी तो आ सकता था। परचेज तब आता है जब हम गुड्स खरीद के सिर्फ बेच देते हैं, हमने कंज्यूम किया है, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं। हमें तो यहाँ पे कंजम्पशन से मतलब है, ठीक है, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा है 8000 और 12000। उसके बाद बता रखा है वेजिज, वेजिज है 5000 रुपए की इधर और 10000 रुपए की बी डिपार्टमेंट में हो। और क्लोजिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का 4000, 14000 और 8000 रुपए हमें दे रखा है। और सेल्स दे रखी है 34000 सी डिपार्टमेंट की। बात ये है, ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि जिसमें खर्चे ए और बी कर रहा है और सेल सी कर रहा है। देखो, इसका खर्चा ही नहीं दे रखा सी डिपार्टमेंट का। बात समझने की है, आपको इसी पॉइंट को समझना है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को गुड्स देता है। जो ए डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो फिनिश गुड्स है, उसके लिए, इसके लिए जो फिनिश गुड्स है वो बी डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल है, और जो बी के लिए फिनिश गुड्स है वो सी डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। मतलब ए डिपार्टमेंट मार्केट में सेल नहीं करता, वो बी को देता है अपने गुड्स, और बी भी मार्केट में सेल नहीं करता, सी को देता है अपने गुड्स, और सी आगे मार्केट में बेचता है। तो 3 डिपार्टमेंट जो है, सी बी पे डिपेंडेंट है और बी ए पे डिपेंडेंट है, और ए और बी मार्केट में डायरेक्ट सेल नहीं करते। उनका जो भी फिनिश गुड्स होता है वो आगे अगले डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। बात खत्म। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट कंसर्न। हर एक डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है, उस डिपार्टमेंट को जितनी कॉस्ट पड़ी है उतने पे ही दिखाया जाता है। बात को समझेंगे। मतलब बी डिपार्टमेंट के पास जो एक क्लोजिंग स्टॉक है, ये कहां से आए हुए हैं स्टॉक? सारा ए से। अब ए ने जो उसको स्टॉक दिया है, बी को कुछ मार्जिन कमाया होगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मार्जिन कैसे कमाएंगे? पूरा एक ही तो बिजनेस है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मार्जिन थोड़ी ना कमाएगा, वो तो बस जो प्रोसेस करता है उसको आगे दे देता है। लेकिन ए डिपार्टमेंट ने अपना भी प्रॉफिट दिखाना है कि अगर मान लो हम ये 3 अलग अलग बिजनेस होते, मान लो ए बी सी 3 डिपार्टमेंट ना होके 3 अलग अलग बिजनेस होते, तो क्या होता? ए भी तो कमाता कुछ। ये जो इसके लिए फिनिश गुड्स है, ये आगे बी डिपार्टमेंट को दे रहा है। अगर मान लो हमारा और कोई डिपार्टमेंट ना भी होता, तो ये बी जो कोई बिजनेस होता, उसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता ना। तो इस तरीके से हम तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट तो दिखाएंगे। मतलब ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को गुड्स जो देगा वो प्रॉफिट कमा के ही देगा, और बी भी आगे सी को भी प्रॉफिट कमा के देगा। मतलब जो ए के लिए फायदे के बाद जो अमाउंट आएगा, वही तो बी के लिए कॉस्ट है। बी की कॉस्ट क्या है? जो ए ने अपना मार्जिन कमा के जितने में बेचा, वही बी के लिए कॉस्ट है। और सी के लिए कॉस्ट क्या है? जो बी ने अपना मार्जिन कमा के जितने में बेचा। यही बात तो वो कह रहा है कि स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट कंसर्न। जिस डिपार्टमेंट के पास जितने में गुड्स आता है पिछले डिपार्टमेंट से, वो उसकी कॉस्ट माना जाएगा। कह रहा है आगे, कह रहा है स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट ए मार्जिन ऑफ 50% अबव कॉस्ट। ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को 50% ऊपर कमाता है। मतलब 100 की चीज अगर ए को पड़ती है ना, तो वो बी को आगे 150 रुपए में ट्रांसफर करता है। आगे पढ़ो। फिर आगे क्या कह रहा है? जो बी डिपार्टमेंट है ना, वो सी डिपार्टमेंट को 10% और कमाता है। मतलब जो बी को 100 रुपए की पड़ती है ना, वो उसमें 10 रुपए कमा के 110 रुपए का बेचता है। बात इतनी सी है। उसके बाद सैलरी है 2000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 रुपए, रेंट 6000, इंटरेस्ट पेड 4000, डेप्रिसिएशन 3000, और कह रहे सारे खर्चों को ग्रोस प्रॉफिट की रेशो में बांटना है। इसके बाद का क्वेश्चन अभी मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो स्टॉक रिजर्व की बात है, बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है। इतने हम इसको खत्म करते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आप बता सकते हो कि ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को कितने रुपए के जो गुड्स हैं, जो उनके लिए जो भी फिनिश गुड्स है ए के लिए ट्रांसफर किए, वो कितने के किए? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, ए का ओपनिंग स्टॉक 3000 रुपए का, कंजम्पशन है 8000 की, वेजेस है 5000 की। 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16000 रुपए की कॉस्ट में से 4000 रुपए की कॉस्ट बची पड़ी है।
16 माइनस 4 मतलब कितने की कॉस्ट वाले उन्होंने गुड्स ट्रांसफर किए? 12,000 की। 16 माइनस 4 12,000 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स को ए डिपार्टमेंट ने 12,000 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स को ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया। अब 12,000 रुपए के अंदर वो अपना मार्जिन भी तो कमाएंगे। पढ़ के देखो, कह रखा है कि बी डिपार्टमेंट को 50% ऊपर कमाता है, मतलब 12,000 का 50%। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, बाय इंटरनल ट्रांसफर। 12,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन 150% मुझे करना पड़ेगा। तो 12,000 रुपए का 150% कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 रुपए के गुड्स ए, 18,000 रुपए में ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया, मतलब बी के पास भी कितने में आए हैं? टू इंटरनल ट्रांसफर 18,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ना स्टॉक ऑफ बी डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी 10% अबव कॉस्ट। देखो बी की कितनी कॉस्ट आ रही है? बी के ओपनिंग स्टॉक है 4,000, 4 और 12 16, 16 और 10, 16 और 10 26, 26 और 18। देखो इसके लिए तो कॉस्ट ही है ना, है तो कॉस्ट ही, चाहे ए डिपार्टमेंट से आई है। तो 26 और 18 44, 44,000 में से कितने के बचे पड़े हैं? 14 के। मतलब कितने की कॉस्ट वाले ट्रांसफर हुए? 44 में से 14 लेस कर दो, 30,000 की कॉस्ट वाले ट्रांसफर हुए। कितने में हुए? 30,000 रुपए की कॉस्ट वाले। 30,000 रुपए का 110%। उसने आगे कितने में बेचा? सी डिपार्टमेंट को 10% ऊपर कमाया, मतलब 30,000 का 110% हो गया 33,000 रुपए। और यही 33,000 रुपए उसके लिए क्या है? परचेज है। सीधी सी बात है। जो ए डिपार्टमेंट के लिए सेल है 18 में किए, हालांकि 12 की कॉस्ट वाले थे, लेकिन 50% कमाया है, वही इसके लिए परचेज है। और जो इनके लिए सेल है 33 में बेचे, वो इसके लिए परचेज है। इससे आप नॉर्मल एचजीपी निकाल दो। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमा रहा है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी तो दिखानी है कि हमने कितना कमाया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 18 और 4 22, और इधर हो गया हमारा 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट। और वैसे तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, खुद दिख रहा है कि 12 की कॉस्ट वाले 18 में दिया, वही तो प्रॉफिट है। तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और यहां पे 33 में बेचे 30 वाले गुड्स, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। बाकी चेक भी किया जा सकता है कि 33 और मैं लिख देता हूं 18 और 4 22, और 33 और 14 47,000, और 34 और 8 42,000। तो 47, 12 और 4 16, और 10 26 और 18 44, 47 माइनस 44 कितना हो गया? 3,000 रुपए। तो 34 और 8 42, 42 में से 33 और 6 39 गया, तो 3,000 रुपए इसका भी प्रॉफिट आ गया। इस जीपी को हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी। कितने रुपए? 6,000 रुपए, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। ठीक है, तो हमने ग्रोस प्रॉफिट तक का काम कर लिया, और मैं मान के चलता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट वाली बात समझ आ गई होगी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ मार्जिन कमाता है, तो हमें इंटरनल ट्रांसफर, जो इसके लिए ट्रांसफर है, एक हिसाब से सेल है, ये ए डिपार्टमेंट बी को दे रहा है, वही बी के लिए क्या है? परचेज है, जस्ट लाइक परचेज है। और उसमें उसने मार्जिन भी कमाया। देखो 12,000 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स उसकी तरफ से गए हैं, लेकिन 50% मार्जिन कमाता है ए डिपार्टमेंट बी से। तो आपने कैसे निकाला था कि 12,000 थे? 8 और 3 11 और 5 16, 16 में से 4 के बचे पड़े हैं, तो 12,000 की कॉस्ट वाले हमने दिए। कितने में? 150%। 150% का मतलब 50% ऐड करके 18,000 रुपए में दिए, तो अपने आप ही 6,000 का प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट ने किया, उसकी तरफ से कॉस्ट आ रही थी, इधर का टोटल आ रहा था 12 और 4 16 और 10 26 और 18 44, 44 में से 14 का स्टॉक बचा पड़ा है, मतलब 30,000 की कॉस्ट वाला सी डिपार्टमेंट को दे दिया 10% मार्जिन कमा के, मतलब 30,000 का 110% 33,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ गया? 3,000 रुपए। ऐसे ही सी डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, जो बी डिपार्टमेंट के लिए इंटरनल ट्रांसफर सेल था, वो उसके लिए परचेज था। तो यहां तक का हमने काम कर लिया। अब हमें खर्चों को बांटना है। हमारे जो खर्चे बांटने के लिए कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट की रेशियो में हमने खर्चों को बांटना है। ग्रोस प्रॉफिट की रेशियो है 2:1:1। 2:1:1 में हम इन खर्चों को, पांचों खर्चों को बांट देते हैं।
देखो बच्चों, तो हमने जितने भी खर्चे थे जिनको हमने ग्रोस प्रॉफिट की रेशो में बांटना था 2:1 में, वो सारे खर्चे बांटने के बाद हमारे पास लॉस आ रहा है 2000, 1000 और 1000। अब पॉइंट आता है स्टॉक रिजर्व का। बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको ये जो आप इस पॉइंट से जहां से मैं समझा रहा हूं, इस पॉइंट के बाद से जितना भी पोर्शन है वीडियो का, आप दूसरी बार दोबारा देखेंगे। फिलहाल तो ये मैं कर रहा हूं ना कंटिन्यूटी में, आप देखो पूरा, फिर आपके माइंड में ना कुछ डाउट्स आएंगे। फिर एक वीडियो जो नेक्स्ट होगी वो आपने देखनी है, उसके ऊपर स्पेशली स्टॉक रिजर्व के ऊपर क्लास होगी। लेकिन सीधा भी मत देखना, मैंने ऐसे बोल दिया ना कि भाई वो वीडियो देखनी है फिर दोबारा इस पे आना, तो ऐसा नहीं। पहले एक बार ये देखो, फिर वो वाली बात को समझो, फिर दोबारा आओगे ना आपको ये चीज आसान लगेगी। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट से यहां तक का कुछ नहीं देखना, ये तो पुराना, ये तो मतलब कोई नई बात भी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो अब आप उसी को ही समझेंगे। मैं इस पॉइंट को रब कर रहा हूं, सारे के सारे पॉइंट को। देखो बच्चों, हमें 2000, 1000 और 1000 रुपए का ना लॉस हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट का। हमने इसको जनरल पीएनएल में डेबिट में लिख दिया। पहला क्वेश्चन, डेबिट में लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें लॉस हुआ है और डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, हमारे लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब आगे बात को पढ़ना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, और ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कह रखा है देखो, ये कह रखा है कि ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, रिजर्व्स, ये क्या होता है, इसके ऊपर बात करनी है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्वेश्चन के अंदर ना ओपनिंग स्टॉक था 3000, 4000, 6000। एक बात ध्यान से सुनना, 3000 रुपए का जो स्टॉक था वो ए का था। ए के पास जो ओपनिंग स्टॉक आया था वो कहां से आया था? वो हमने कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा ना, ए ने कहीं ना कहीं से परचेज किया था, वो तभी पड़ा है। बी के पास जो ओपनिंग स्टॉक है 4000 का, वो कहां से आया? बी ने कहीं मार्केट से परचेज नहीं किया। बी के पास स्टॉक जो भी आया वो ए से आया। अब एक बात बताओ, क्या ए ने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया नहीं होगा? सोच के देखो, ए ने प्रॉफिट कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? यस। अब एक बात बताओ, ए ने प्रॉफिट कमाया, बी को वो कॉस्ट बढ़ के पड़ी, बिल्कुल ठीक है। बी ने अपनी बुक के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया कि भाई मुझे इतने की कॉस्ट पड़ी है, और हमारा रूल भी यही है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम जितनी भी आइटम्स दिखाते हैं सिर्फ सेल्स को छोड़ के वो सारी हम एट कॉस्ट ही दिखाते हैं, और बी को कॉस्ट पड़ी है। लेकिन एक बात सोचो, जो बी को कॉस्ट पड़ी है, ध्यान से सुनने का पॉइंट है, जो बी को कॉस्ट पड़ी है वो ए से जो गुड्स लिए हैं, ए से जो भी गुड्स लिए हैं उसमें मार्जिन ए ने ऐड करके दिया है। लेकिन एक बात सोचो, क्या डिपार्टमेंट वाइज नहीं, पूरे बिजनेस वाइज सोच के देखो, क्या वो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए? जो हिस्सा ए ने बी से प्रॉफिट कमाया है, हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट पता ही नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ए ने बी से मार्जिन कमाया है, अगर वो बी ने आगे बेच दिया तो ठीक है, और सी ने भी आगे बेच दिया तो ठीक है। लेकिन अगर वो बिना बिके हमारे पास ही गुड्स पड़ा हुआ है तो उसके अंदर प्रॉफिट वाला मार्जिन हमें हटा देना चाहिए ना। क्योंकि अगर मान लो मैं कंबाइंड बनाऊंगा, मान के चलो मैं कंबाइंड ट्रेडिंग पीएनएल बनाता हूं, तो क्या हम एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे? सब कुछ बिजनेस वाइज कॉस्ट पे चलना चाहिए ना। जो ए को कॉस्ट पड़ी है वहीं तो बी को कॉस्ट दिखनी चाहिए। बी, ए ने बी से जो मार्जिन कमाया वो हट जाना चाहिए ना, वो इफेक्ट, वही इफेक्ट ही हमने हटाना है। अब एक बात सोचो, ए ने, बहुत प्रैक्टिकल हो गया आंसर देता हूं, ए ने 100 रुपए की गुड्स बी को दिए 20 रुपए कमा के 120 में, बी ने भी 10% मार्जिन कमा के उसको 132 रुपए में दे दिए, ठीक है। ए ने बी को गुड्स दिए 100 रुपए के 120 रुपए में, बी ने भी आगे किसको दे दिए 132 रुपए में सी को दे दिए, बहुत ठीक। लेकिन ना इस जो अगर मान लो ये जो 120 के दिए हैं इसमें से वो 90 वाले सिर्फ बेचते हैं, अभी 90 वाले मान लो 99 में दिए हैं, 120 वाले नहीं, तो 30 वाले तो भी बचे पड़े हैं, अनसोल्ड हैं। जो अनसोल्ड हैं मतलब कहने का 90 की दिए टोटल कितने में थे 120 रुपए में, लेकिन 120 में से 90 की कॉस्ट वाले जो हैं वो आगे 10% मार्जिन पे सी को दे दिए हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं 30 यूनिट्स, उस 30 यूनिट्स का क्या, वो बिके थोड़ी ना है। अगर बिके नहीं है तो बिजनेस वाइज सोच के देखो ये एक्चुअल में कितने के थे, ये गुड्स एक्चुअल में 30 रुपए के नहीं थे। अगर बिजनेस वाइज सोचो, डिपार्टमेंट वाइज मत सोचो।
इसने 100 में 20% कमाया था तो 120 के पड़े थे, और इस 120 में से 90 वाले इसने आगे सी को दे दिए, 30 के, तो बिके ही नहीं। अगर बिके नहीं तो हमें इसका भी तो मार्जिन निकालना चाहिए कि कितना था, इसको हटाना चाहिए। इसी को स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। मतलब वो गुड्स जो बिना बिके रह गए हैं उसको बिजनेस वाइज सोच के देखो, कोई प्रॉफिट थोड़ी ना है वो भी। एक बात सोचो ना, मैं अपने ही भाई से प्रॉफिट कमा रहा हूं, वो दिखाऊंगा बुक्स के अंदर नहीं ना। बिजनेस वाइज सोचो, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग परफॉर्मेंस दिखानी है तो दिखाओ, लेकिन बिजनेस वाइज तो वो परफॉर्मेंस मत दिखाओ कि मैंने उससे कमाया। बिजनेस वाइज तो वही देखेंगे ना जो एग्जैक्टली मार्केट में बेच के प्रॉफिट हुआ। जो मेरे पास बचे पड़े हैं ये 30 वाले, इसकी कॉस्ट कुछ और होगी। वो कॉस्ट कितनी होगी देखो, अगर 100 के ऊपर मतलब 120 की जो आइटम है उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए, तो 30 की कितनी होगी, 100 बटे 120 इंटू 30, मतलब ये 25 रुपए एक्चुअल में इसकी कॉस्ट है बिजनेस वाइज। सोच के देखो, हर बंदा दिमाग नहीं लगाता। आपको लगता है ना बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, थोड़ा सा पॉइंट स्किप कर देना और याद करने वाला पोर्शन भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान से समझना। अभी मैं ये कह रहा हूं कि 120 रुपए के इसको पड़े थे, जो इसको 100 के पड़े थे, इसने भी उसमें से 90 वाले बेच दिए। जो बेच दिए उसमें क्या सोचना, वो तो कमा ही लिए ना एक्चुअल में। अगर इसने इससे कमाए थे इसने भी तो आगे कमा लिए। जो गया, जो मार्केट में कस्टमर को बिक गया, उसको क्यों सोच रहे? जो बिना बिके रह गया हमारे पास, उसको तो एटलीस्ट उस कॉस्ट पे दिखाओ जितने का खरीदा था। और खरीदा किसने था? ए ने। तो हमें उसको 30 रुपए का ना दिखा के 25 का दिखाना है, और 5 रुपए का हमें स्टॉक रिजर्व दिखाना पड़ेगा। ये कब मैं स्टॉक रिजर्व को हटाऊंगा? अगले साल जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना, तो मैं मान के चलूंगा इस साल ये नहीं बिके ना 30 यूनिट्स, अगले साल तो बिकेंगे। अगले साल तो इस 30 रुपए की आइटम बिकेगी ना, जो भी है ये, तब मैं उसको प्रॉफिट में दिखा दूंगा। ये मान के कि अगले साल के जो पहला दिन होगा, पहले ओपनिंग स्टॉक बिकेगा, फिर परचेज यूनिट्स बिकेंगे जो साल के अंदर बी से आए हैं, मतलब इंटरनल ट्रांसफर वाले। तो ये रूल चलेगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमें निकालना पड़ता है, जो प्रॉफिट को क्या करता है, घटाता है, क्योंकि ये स्टॉक बिका नहीं है। अगले साल ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले यही स्टॉक बिकेगा, ना कि जो हमारा ए डिपार्टमेंट से और आया है वो बिकेगा। पहले हमारा ओपनिंग बिकेगा, ये हमारी अजम्पशन होगी। इसलिए हम उस साल इसी 5 रुपए के स्टॉक को, जो हमने प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व मान के प्रॉफिट को घटाया है, वहीं अगले साल सबसे पहले हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। वहीं के लिए ही हम क्या बना रहे हैं, जनरल पीएनएल। मतलब मैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को अब प्रॉफिट में दिखाऊंगा। दिखाने के पीछे रीजन क्या है? पिछले साल मैंने अपना प्रॉफिट घटाया होगा, अब की बारी में वापस बढ़ा रहा हूं, ये मान के कि जो स्टॉक पिछले साल क्लोजिंग था वो बिना बिके रह गया, मतलब मेरा स्टॉक बिका नहीं। जब बिका नहीं तो मैं उसको कॉस्ट पे दिखाऊं बिजनेस वाइज, ना कि डिपार्टमेंट वाइज। क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज दिखाऊंगा तो मेरे को तो ए ने मार्जिन पे दिया है ना, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरे को बिजनेस में ए को कितने का पड़ा था मैं उस कॉस्ट पे दिखाना चाह रहा था। इसलिए मैं स्टॉक रिजर्व क्या कर रहा था, प्रॉफिट को घटा रहा था। लेकिन अब मान के चलूंगा कि वो स्टॉक बिक गया होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, मतलब अब स्टॉक बिक गया होगा। अगर बिक गया होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितने हैं? डिपार्टमेंट बी का 1000 रुपए और सी का 2000 रुपए, तो बी और सी का 1000 रुपए और 2000 रुपए, ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। लेकिन जो मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरे प्रॉफिट को घटाएगा, क्योंकि ये इस साल बिना बिके रह गया है। अब ये मेरा जो बिना बिके रह गया, इसको फिर ओवरऑल बिजनेस वाइज कॉस्ट पे लेके आना है। मतलब जो ए को पड़ी थी, सी को बी से कितने के पड़े थे, डिपार्टमेंट वाइज चलता है कि भाई सी को बी से कितने के पड़े और बी को ए से कितने के पड़े, लेकिन ओवरऑल बिजनेस वाइज जो ए को पड़े वही कॉस्ट है। सी को बी से कितने के पड़े, बी को ए से कितने के पड़े, ये नहीं, हमें ओवरऑल बिजनेस वाइज जो कॉस्ट पड़ी, जो हमने फर्स्ट टाइम मार्केट से परचेज किया। परचेज कौन करता है? सी, ए, और बेचता कौन है? सी। बीच में जो इंटरनल ट्रांसफर है उसको हटाओ, उसमें जो जिसको जितनी कॉस्ट पड़ी वो हटाओ, ओवरऑल बिजनेस को कितनी कॉस्ट पड़ी वो लिखो। इसीलिए जो क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसमें से हमें वो वाला प्रॉफिट वाला मार्जिन घटाना है, और घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि ये हमारा अगले साल स्टॉक बिकेगा तब प्रॉफिट कंसीडर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, वो कितना आता है वो अभी हमें देखना है, वो आप ध्यान से एक बार सुनेंगे। देखो बच्चों, अब हमें स्टॉक रिजर्व जो निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, क्योंकि पिछले साल इसने प्रॉफिट को घटाया था।
कि उस साल वो स्टॉक बिका नहीं था तो उसमें प्रॉफिट का मार्जिन क्यों, ओवरऑल बिजनेस वाइज बात कर रहा हूं। डिपार्टमेंट वाइज तो हमने दिखाया जो उसको जितनी जितनी कॉस्ट पड़ी, जो आपने ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग पीएनएल, लेकिन ओवरऑल बिजनेस वाइज हमें स्टॉक रिजर्व जो पिछले साल बना था वो इस साल अब हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ये मान के कि ये जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो पहले बिकेगा हमारा इस साल में, पहली बात। दूसरा आगे उसकी, अब हमें जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाना है उसके ऊपर बात करनी है। तो देखो, पहले ये देखो कि ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो एट कॉस्ट ही है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ए कहां से लेता है, ए तो मार्केट से ही परचेज करता है, इसलिए ए में डाउट मत रखो। अब बात आती है बी का स्टॉक। बी का स्टॉक कहां से आता है, ए से। बी का स्टॉक कहां से आता है, ए से। अब बात यह आती है कि जो बी है, बी खुद भी कुछ खर्चे करता है या सारा का सारा स्टॉक उसका ए से ही आता है, तो चेक करके देखो। सबसे पहले मुझे बताओ बी का क्लोजिंग स्टॉक है कितना, तो बी का क्लोजिंग स्टॉक है 14,000, उसमें मैं लिखूंगा कंटेंट ऑफ ए, उसमें ए का कंटेंट कितना है, 14,000 के स्टॉक में ए का कंटेंट कितना है, तो 14,000 इंटू टोटल कॉस्ट उसकी है कितनी, बहुत ध्यान से समझना है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी नोट किया है ना, उसको देखो, आप ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक को हटा दो बी के, उसकी कंजम्पशंस कितनी है डायरेक्ट मटेरियल की 12,000, उसकी वेजेस है 10, 12 और 10 22, और जो उसके पास स्टॉक आया है ए डिपार्टमेंट से वो 18। हमें किसको लेना है, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेना कंटेंट के लिए, हमें किसको लेना है, जो हमारे पास खुद का डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन करी है, कितने की करी है। देखो एक बात और सोचो, ए जो है ना वो सारा का सारा स्टॉक बी को तो देता है, लेकिन बी सारा का सारा ए से नहीं लेता, कुछ मार्केट से भी परचेज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बी जो स्टॉक बना रहा है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल ए से आता है, कुछ मार्केट से भी लेना पड़ता है। ऐसा हो सकता है ना कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरा लकड़ियों का काम है और मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है जहां पे फर्नीचर बनता है। अब लकड़ियां जो हैं वो मैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा हूं फर्नीचर बनाने के लिए, लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए फेविकोल तो मार्केट से खरीदनी पड़ेगी ना उस डिपार्टमेंट को। ऐसा थोड़ा ना कि सारा का सारा कंटेंट मैं ही दूंगा, बात को समझो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं जो बी डिपार्टमेंट है, बी में ए का कंटेंट कितना है ये देखो। सबसे पहले जो ये 14,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारा का सारा ए से नहीं आया, इसमें कुछ हिस्सा आया है। वो कितना आया है देखो। कंटेंट कैसे निकालेंगे, मतलब ओवरऑल ओपनिंग स्टॉक को हटा दो, बी का डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन कितनी है 12,000 की, और बी की वेजेस कितनी है 10,000 रुपए की, और उसका ए डिपार्टमेंट से स्टॉक कितना है 18,000 रुपए का। वो जो 12 की कॉस्ट में 50% मार्जिन कमाया था ए ने, वो 18 के पास ही तो 18 बी के पास ही तो आया था, तो वो 18। ये टोटल हमारे पास आया है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, ये वेजेस, और ये जो इंटरनल ट्रांसफर है। इसमें मुझे ये बताओ बी का खुद का कंटेंट कितना है 22, और जो ए से आया वो कितना है 18। कहने का मतलब है 12 और 10 22 और 18 40, 18/40 कंटेंट ए का है बी के स्टॉक के अंदर। मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा 18/40। ओपनिंग स्टॉक को मत लेना बी के, ओपनिंग तो खुद ही स्टॉक रिजर्व में पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा लेंगे, वो तो पिछले साल की बात है। मैं करंट की बात कर रहा हूं कि 12,000 रुपए का खर्चा खुद कर रहा है बी, 10,000 की वेजेस खुद दे रहा है बी, 18,000 रुपए ए से आ रहे हैं इंटरनल ट्रांसफर। तो हमारा ए से आया हुआ कंटेंट कितना है 18,000। मतलब जो स्टॉक बच गया है उसका 18/40 करना पड़ेगा मुझे कंटेंट निकालने के लिए। तो हमारा कंटेंट कितना आता है वो मुझे देखना है। देखो तो ये हमारा कंटेंट है 6300 रुपए। अब इसमें स्टॉक रिजर्व निकाल दो, तो स्टॉक रिजर्व हमारा होगा 6300। 6300 रुपए मतलब 14,000 रुपए के गुड्स जो बी कह रहा है ना, उसमें से ए से कितने रुपए का स्टॉक आया हुआ है परसेंटेज वाइज, प्रपोर्शन वाइज 6300 का, क्योंकि बाकी उसने खुद भी तो खर्चा किया है, खुद भी तो खरीदा है। ऐसे मत कह दो ना सीधा 14,000 के सारे ए से आए हैं। सोचो बात को, 6300 रुपए का। अब ए ने बी से कितना कमाया था, 100 रुपए के गुड्स में 50% एक्स्ट्रा कमाए थे, मतलब 50% कॉस्ट के ऊपर। तो टोटल कितने में दिया था 150 में। तो मैं ऐसा कर सकता हूं
कि 6300 का 50/150 कर दूं, मतलब 2100 रुपए। इसमें वो वाला मार्जिन है प्रॉफिट का जो ओवरऑल बिजनेस वाइज कमाई नहीं है। अभी हमने कमाए थोड़ी ना है, वो ए बी से कमा रहा है तो बिजनेस वाइज तो कमाई नहीं हुई ना। ए अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कमा रहा है, बी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सी से कमाएगा, लेकिन बिजनेस वाइज ये 2100 रुपए की कमाई हमें नहीं हुई। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक रिजर्व है। ये मेरा पहला स्टॉक रिजर्व है। अभी और भी निकालने हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला सारा आप नोट करो। अब मैं आता हूं किसके, सी के स्टॉक पे आता हूं। आप कहोगे ए के स्टॉक पे क्यों नहीं गए, क्योंकि ए ने तो खरीदा ही मार्केट से है, उसको कोई किसी ने किसी और डिपार्टमेंट ने थोड़ी ना दिया है, तो वो तो है ही कॉस्ट पे। बी ने ए से लिया था, हमने उसका स्टॉक रिजर्व निकाल दिया। तो ये हमारा पहला स्टॉक रिजर्व निकल के आया। अभी दो और निकलेंगे, अब आप देखेंगे वो कैसे निकलेंगे। तो इसको आप पहले नोट करो। देखो अब हम बात करते हैं स्टॉक ऑफ सी की। सी का स्टॉक तो है 8000 रुपए का, बहुत ध्यान से समझने का पॉइंट है। सी का स्टॉक है 8000 रुपए का। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, अब अपने ट्रेडिंग अकाउंट को देखो जो आपने किया है, पीछे नोट तो किया ही होगा और सॉल्यूशन भी आपके पास। मुझे ये बताइए, सी का ओपनिंग स्टॉक को तो हटाओ, डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन है इसकी खुद की नहीं, क्या वेजेस पे की है कोई इसने खुद से नहीं, सिर्फ इसके पास वही स्टॉक है जो बी से आया है, उसमें कोई खर्चा इसका खुद का नहीं है। आप ट्रेडिंग अकाउंट को देख लो, इसने खुद से, अगर मैं बात करूं कि कंटेंट ऑफ बी कितना है, तो आप खुद चेक करके देखो, ना ही डायरेक्ट मटेरियल है ना ही वेजिस है, सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर है, और वो भी 34,000 रुपए की है। मतलब टोटल भी 34,000 है और सारा का सारा खर्चा हमारा जो आया है, मतलब वो ए से ही हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 8000 का 34,000 ऊपर और 34,000 ही नीचे, या मैं क्या कहूं, सीधा 8000 ही लिख दूं। मतलब 8000 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक सी के पास है, वो सारा का सारा कंटेंट बी से ही आया है। कुछ भी सी का अपना किया हुआ खर्चा कुछ नहीं है, अपना जो उसने खुद से किया हो वो कुछ भी नहीं है। तो 8000 रुपए हमारे पास ही खर्चा हुआ। अब इसमें स्टॉक रिजर्व निकाल दो। स्टॉक रिजर्व मुझे बताएं, मैंने यहां पे कंटेंट निकाला था, कुछ और आया था, यहां पे सेम आया था, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, स्टॉक रिजर्व कितना आएगा। 8000 रुपए का जो कंटेंट है सी का, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। मैं भी 60,000 की बात कर रहा हूं, इस 8000 की नहीं, क्योंकि यहां पे कंटेंट तो कुछ और भी हो सकता था कि 34,000 के खर्चे में बी से सिर्फ 20,000 का आया होता, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में पूरा 34 है ना, तो मैं इस 8000 की बात कर रहा हूं, इसका नहीं, ठीक है। तो 8000 रुपए का जो कंटेंट है जो हमारा बी से आया था, उसमें कितना मार्जिन कमाया गया था, याद करो, 10% कमाया गया था। मतलब अगर मेरे को स्टॉक रिजर्व निकालना है तो 10/110 करना पड़ेगा। तो 8000 रुपए का 10/110 मैं करता हूं। तो देखो, तो हमारे पास 8000 रुपए के कंटेंट में से 727 रुपए का स्टॉक रिजर्व आया है। और अब जो मेरे पास, मैं आपसे पूछूं, बी ने तो ए से लिया था, तो बी से हम ए पे आ गए, बहुत इजीली आ गए कि बी का जो स्टॉक था हम उससे ए पे आ गए और स्टॉक रिजर्व हमने निकाल दिया 2100। लेकिन सी जो है वो बी से लेता है, बी भी तो आगे ए से लेता है, यहां पे 2 स्टॉक रिजर्व निकलेंगे, जितनी चैन बड़ी होगी उतने स्टॉक रिजर्व ज्यादा निकलेंगे। बी ने ए से लिया, तो बी का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 14,000 था, हमने उसका स्टॉक रिजर्व निकाल दिया, कितना, 2100 रुपए। अब जो सी ने बी को दिया था, बी ने सी को दिया था, उसका स्टॉक रिजर्व हमने 727 निकाल दिया। अब जो कॉस्ट आ गई गुड्स की, वो कौन सी आई, 8000 में से 727 घटाओ, जो भी आया वो तो बी की कॉस्ट निकल के आई ना, बी से ए पे भी तो जाना पड़ेगा, तभी तो मैंने बोला था कि 2 स्टॉक रिजर्व और निकलेंगे। देखो, अब मैं ये बोलूं कि ए ने बी को दिया, अगर मुझे बी के लिए स्टॉक रिजर्व निकालना है तो बी से ए पे आने पे आसान काम है, लेकिन ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो पहले सी से बी पे स्टॉक रिजर्व निकलेगा, फिर बी से ए पे भी तो निकलेगा। अगर मान लो 3 होते डिपार्टमेंट, 4 होते, ए बी सी डी, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो मुझे 3 बार स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता है इस चैन में, क्योंकि पहले डी से सी पे आने के लिए, फिर सी से बी पे आने के लिए, फिर बी से ए पे आने के लिए। मतलब अब हमारे क्वेश्चन में जो पहले बी से ए वाला था उसका तो एक स्टॉक रिजर्व निकल गया,
सीधा ए पे आने के लिए। लेकिन ए से बी, बी से सी पे जाने के लिए मुझे 2 स्टॉक रिजर्व निकालने पड़ेंगे, पहले सी से डी वाला फिर बी से ए वाला। तो मुझे अभी मेरा सी से डी वाला निकला है 727। अब मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक ऑफ सी एट कॉस्ट टू बी, जो बी को कॉस्ट पड़ी थी उसके हिसाब से स्टॉक ऑफ सी कितना है। तो मैं क्या करूंगा, 8000 में से 727 लेस कर दूंगा, 8000 में से 727 लेस कर दूंगा। तो देखो हमारा जो 7273 रुपए का स्टॉक आया है ये है सी का ही, लेकिन अब इसको बी की कॉस्ट पे ले जा चुका हूं। अब इसके बाद मुझे आगे इसको आगे करना पड़ रहा है, स्पेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कंटेंट ऑफ, मुझे बताएं सी के स्टॉक पे को बी पे लेके गया तो मैंने लिखा कंटेंट ऑफ बी। अब बी की जो कॉस्ट बन रही है सी के स्टॉक पे, अब मैं कंटेंट ऑफ ए पे आऊंगा। कंटेंट ऑफ ए कितना है, 7273 में जो स्टॉक सी के पास पड़ा है हम उसको बी पे लेके आए और उसकी कॉस्ट बी के हिसाब से पड़ रही है 7273, लेकिन बी का भी तो ए से आया है और उसका कंटेंट कितना था, जो ये वाला था सेम 18/40। ठीक है, ये करेंगे और उसमें फिर क्या निकाल देंगे, स्टॉक रिजर्व। सिंपल है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7273 का 18/40 करेंगे। तो देखो हमने कंटेंट ऑफ ए निकाला और उसके बाद स्टॉक रिजर्व निकाल दिया, थर्ड वाला भी। कौन कौन से हमने स्टॉक रिजर्व निकाले हैं, एक तो जो ए ने बी को दिया था तो बी टू ए पे जाने के लिए ये वाला, फिर उसके बाद क्योंकि ए ने बी को दिया बी ने सी को दिया तो सी से बी पे आने के लिए स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ा 727। फिर उसी बी के स्टॉक को जो सी के पास पड़ा है बी की कॉस्ट पे, उसको फिर ए पे लाने के लिए फिर एक स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ा। जितनी लंबी चैन होगी उतने ज्यादा स्टॉक रिजर्व निकलेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 स्टॉक रिजर्व हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों का टोटल हम यहां पे कर देंगे कितना, 2100 727 प्लस 1091, ये हमारा स्टॉक रिजर्व निकल के आएगा। और हमारी क्या निकल आएगा, प्रॉफिट या लॉस, एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस। देखो आपका जो स्टॉक रिजर्व है ये हमारे प्रॉफिट को घटाएगा। ओवरऑल पहले ही हम लॉस में थे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ने हमारे प्रॉफिट को कुछ बढ़ाया, लेकिन अब ये हमारे किसको घटाएगा, प्रॉफिट को घटाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है। इसके बाद ये हमारा जो है कंटेंट वाला, ये आप नोट कर लो, मैं इसी को कॉन्टिन्यूटी में लिख देता लेकिन स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया और मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा ओवरऑल लॉस आ गया हमारा 4918। देखो बात ये है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक बात तो ऊपर थी, जब हम इंटरनल ट्रांसफर वाली बात को समझ रहे थे वो थोड़ी सिंपल थी, लेकिन ये जो स्टॉक रिजर्व का पॉइंट था ना, इसके ऊपर प्रैक्टिस बनती है। आपके पास एक ही क्वेश्चन है तो आपकी प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ स्टॉक रिजर्व की प्रैक्टिस करवा सकता हूं। एक बात ध्यान रखना, जब आप जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होगे तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपके प्रॉफिट को घटाएगा। ठीक है, स्टॉक रिजर्व की और भी बातें की जा सकती थी, लेकिन आपके इतने सिलेबस में है नहीं, तो हम इतनी लंबी डिस्कशन ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब यही चीज आपको सीए क्लासेस में पढ़नी होती ना, तो वहां पे आपको फिर भी थोड़ा और भी एक्स्ट्रा पढ़ना होता। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती थी। आप सोच के देखो, इस क्वेश्चन में तो आपको ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखा है, अगर ना दे रखा होता तो फिर कैसे करते, तो उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन सेम एज करनी पड़ती जैसे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए कर रहे हो, वैसे ही आपको ओपनिंग की भी करनी पड़ती। बट आपके नहीं है सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आसान काम पता है क्या कर दिया क्वेश्चन ने, आपको ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का अमाउंट दे रखा है। मान लो इसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का भी अमाउंट दे रखा होता तो आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करते, ये वर्किंग नोट बनाने की क्या जरूरत है। आपको क्वेश्चन सीधा कह देता कि भाई आपका टोटल स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग वाला ना 5000 रुपए का, 5 लिख के खत्म, फिर आपका लॉस ऑफ द एंटिटी निकल आता है। एक बात ध्यान रखनी है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपके प्रॉफिट को घटाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर एक बार प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपका पॉइंट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो एक बार।